हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। प्रीलिम्स एम्पलीफायर में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीआई टैग्स। जीआई स्टैंड्स फॉर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। इनके बारे में अपने को बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसको आप ध्यान से देखिए। ये पूछ रहे हैं कि दिस इज गवर्न्ड बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 2002। 2002 का एक एक्ट है जिसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स के बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ पे अपन क्या क्या चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं या पॉइंट आउट कर सकते हैं, गुड्स और एक ये टाइम। नंबर 2, इट इज़ हेल्पफुल टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिल गया तो उसका एक्सपोर्ट बूस्ट होता है। ये दो चीज़ें इसका टारगेट है या फिर ऐसा फीचर है। तो अपने को बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पोज करके बताइए। देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जीआई टैग जिस भी प्रोडक्ट को मिल जाता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाता है कि उसकी क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी मिलेगी अपने को, और क्वालिटी जब अच्छी होती है तो उसके एक्सपोर्ट को बूस्ट डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर अपन देखें तो इसको गवर्न किया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1999, ना कि 2002। ठीक है, यहाँ पर ईयर का थोड़ा सा हेरफेर है, बाकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें बस 2002 की जगह है 1999। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर भी बी हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग कर दूं कि ये क्या चीज़ें होती हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की। अगर अपन बात करें तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है ये किसी भी एग्रीकल्चरल, नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में हैंडीक्राफ्ट्स भी आ सकते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स भी आ सकते हैं, और पर्टिकुलर किसी एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल रीजन में, किसी भी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में अगर उस गुड को या डेवलप किया जा रहा है या वहाँ पर ओरिजिन होता है तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। और वो भी किस एक्ट के अंडर? ये दिया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ओके। इससे जो ये इशू किया जाता है जीआई टैग, वो किया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? चेन्नई में लोकेटेड है। ओके। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पर एक तो क्या मिलता है कि आपने जीआई टैग प्रोवाइड कर दिया, जैसे आगरा के पेठे हो गए, मकराना का संगमरमर हो गया, इस तरीके से इनको जीआई टैग दे दिया कि इनको लीगल प्रोटेक्शन मिल गया। जैसे कि यहाँ से कोई और जगह पे पेठे बनाए और वहाँ पर और वो आगरा के पेठे का टैग लगा करके अगर वो सेल आउट करता है तो उसके लिए वो अकाउंटेबल हो गया कि उसने कोई मिलावट की है या फिर टेस्ट में कोई भी गड़बड़ होने की वजह से अगर आगरा के पेठे की वाकई में जो एक रेटिंग है वो डाउन होती है तो उसके लिए वो जो सेलर है वो क्या हो जाएगा? अकाउंटेबल। तो पर्टिकुलर रीजन में कि आगरा के अंदर ही वो पेठे बिकते हैं आगरा के पेठे के नाम से, तो वहाँ पर क्या होगा? उन चीज़ों को क्वालिटी अच्छी रखनी, उन वहाँ के सेलर्स को, जो भी बिजनेसमैन है उनको प्रोडक्शन अच्छे से करना पड़ेगा, और क्वालिटी जब अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट बूस्ट हो जाता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात आती है तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में आता है। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी ट्रिटीज़ है, कई बार यूपीएससी, आरपीएससी इन एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड की कौन कौन सी ट्रिटीज़ हैं जिनके अंडर में जीआई टैग को रिकॉग्नाइज किया गया है या फिर जीआई टैग को अपन यहाँ पे एक तरीके से बूस्ट करते हैं। पहली है पेरिस कन्वेंशन है जो कि ट्रेडमार्क्स पे है 1883 की, पेरिस कन्वेंशन ऑन ट्रेडमार्क 1883। सेकंड है लिस्बन एग्रीमेंट, जिसमें पर्टिकुलर कोई भी चीज़ का ओरिजिन या फिर उससे संबंधित कोई भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एग्रीमेंट है, तो पेरिस, लिस्बन। और थर्ड है डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स। ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इस तरीके से ये तीन इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कौन कौन सी हो गई? पेरिस कन्वेंशन, लिस्बन एग्रीमेंट और डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट। तो इस तरीके से जीआई टैग को अपन ने थॉरली समझने की कोशिश की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चितिराई फेस्टिवल रिसेंटली न्यूज़ में था, वो एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड की स्पेलिंग सही सेट नहीं हो पाई, एसोसिएटेड है
किससे एसोसिएटेड है, कौन से रीजन से एसोसिएटेड है, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया? इसका सही आंसर है साउथ इंडिया। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल आप सुन लीजिए, जिससे आपको अच्छे से याद होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। देखिए, मदुरई में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, पर अब की बार जैसा कि अपने को पता है कोविड-19 आउटब्रेक है, तो मास गैदरिंग नहीं हो सकती और सोशल डिस्टेंसिंग अपने लिए मैंडेटरी है। तो उस केस में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए जो मास गैदरिंग है उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ लोग, जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते थे, उनकी बजाय अब कुछ लोग एक साथ इकट्ठे होंगे और लाइव स्ट्रीमिंग बेसिस, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बेसिस ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा। ठीक है, ये एक एनुअल सेलिब्रेशन है जो कि सिटी ऑफ मदुरई में सेलिब्रेट की जाती है। वो भी कब? तमिल मंथ आता है चितराई। क्या? चितराई एक तमिल मंथ है, उस टाइम पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो सेलिब्रेशन होता है, ये सेलिब्रेशन होता है मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में। ओके, अब मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में सेलिब्रेट हो रहा है, तो मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई के बारे में अपन थोड़ी बात जानने की कोशिश करते हैं। तो आप सुनिए अच्छे से। ये एक हिंदू टेम्पल है जो कि मदुरई में लोकेटेड है, जो कि मदुरई है वो वैगई रिवर पे लोकेटेड है। मदुरई कौन से रिवर पे है? वैगई रिवर पे लोकेटेड है। ये टेम्पल मीनाक्षी, जो कि पार्वती, गॉडेस पार्वती का इनकारनेशन है, और सुंदरेश्वर जो कि फॉर्म ऑफ शिवा, मीन्स मीनाक्षी एंड सुंदरेश्वर, शिव पार्वती, इनका मंदिर है। और ये जो टेम्पल है, दिस वाज बिल्ट बाय पांड्याज। ओके, तो इस तरीके से अपन ने देखा कि चितराई फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि कोविड-19 के आउटब्रेक की वजह से अब की बार इसका सेलिब्रेशन मास लेवल पे ना होकर के ऑनलाइन किया जा रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने को बताना है, एक तरफ रिवर्स दी हुई है, एक तरफ सिटीज़ दी हुई है, तो अपने को मैच करनी है, क्या ये सही मैच्ड है या फिर गलत। वैगई रिवर मदुरई अपन ने अभी बात की थी, बिल्कुल ठीक है। साबरमती अहमदाबाद, इसके बारे में आप सोचिए। हम्पी प्राणहिता, ये यहाँ पे थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया, हम्पी इधर आएगा और प्राणहिता इधर आएगी। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि प्राणहिता रिवर है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा मैच्ड पेयर है, कौन कौन से मैच्ड पेयर है। तो वैगई मदुरई बिल्कुल सही। तो एक ऑप्शन किस किस में आ रहा है? इसमें, इसमें, इसमें। दूसरा साबरमती अहमदाबाद, बिल्कुल ठीक बात है, साबरमती फ्रंट, रिवर फ्रंट की बात आती है। ठीक है, तो दूसरा भी सही है। तो 1 और 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, बाकी और किसी में आ रहा नहीं है। अब बात करते हैं 3। हम्पी क्या प्राणहिता रिवर पे लोकेटेड है? नहीं, प्राणहिता रिवर पे नहीं, ये तुंगभद्रा पे है। किस पे है? तुंगभद्रा पे। यूपीएससी 2019 प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन था। बिल्कुल ऐसे ना होकर के इसी तरीके से सिटीज़ और रिवर्स के बारे में मैच द फॉलोइंग करवाया था, तो उसमें इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी। ठीक है, 1 और 2 वैगई पे है मदुरई, साबरमती पे है अहमदाबाद, और हम्पी किस पे है? तुंगभद्रा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतुल्या। ये वो टर्म रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये क्या है? क्या ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप्ड एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, या फिर एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट मिशन है जो कि इसरो ने लॉन्च किया है, या फिर एक माइक्रोवेव बेस्ड स्टरलाइजर सिस्टम है, या इनमें से कोई सा भी नहीं? पॉज करके बताइए आप इसे। इसका आंसर है सी, माइक्रोवेव बेस्ड स्टरलाइजर। बेसिकली डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी DIAT, जो कि DRDO के सपोर्ट से काम करती है, उन्होंने एक ये माइक्रोवेव बेस्ड स्टरलाइजर सिस्टम जिसका नाम अतुल्य दिया है वो डेवलप किया है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन को कैसे भी करके रोका जाए। इसमें क्या होता है, ये सिस्टम इस तरीके से यहाँ पे है और आप अपने फ़ोन को, मोबाइल फ़ोन को, कोई भी नॉन मेटेलिक मटेरियल आप इसके सामने लेके आते हो जिस पे कि कोविड-19 का स्ट्रेन अगर चिपका हुआ है, तो वो क्या करेगा, इसको हीटअप कर देगा। हीटअप करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, स्टरलाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, डिसइंफेक्ट करने के लिए ये एक इक्विपमेंट बनाया गया है। ठीक है, और DRDO ने इस एजेंसी को सपोर्ट किया है। किसको? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की पुणे बेस्ड एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये काम हुआ है।
ओके, तातुल्या क्या है ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हॉग कोलेरा। हॉग कोलेरा के बारे में बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट है सही है। पहला, ये कंटेंजियस है, कंटेंजियस नहीं कंटेंजियस होता है ये, ठीक है। कंटेंजियस वायरल डिजीज ऑफ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड स्वाइन। डोमेस्टिक और वाइल्ड स्वाइन के होने वाली ये एक कंटेंजियस वायरल डिजीज़ है, वायरस से होने वाली डिजीज़ है, जो डोमेस्टिक और वाइल्ड दोनों जगह पे होने वाले स्वाइन मतलब सुअरों की ये डिजीज़ हो सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज़ कॉज्ड बाय ए वायरस ऑफ जीनस पेस्टिवायरस ऑफ फैमिली फ्लेविवेरिडाई। फैमिली है फ्लेविवेरिडाई, जिसका जीनस क्या है पेस्टिवायरस, क्या इससे ये फैलता है। थर्ड स्टेटमेंट है द डिजीज़ डज नॉट हार्म ह्यूमंस, ये इंसान को हार्म नहीं करती। तो सही स्टेटमेंट अपने को बताना है, आप सोच के बताइए। एक एक स्टेटमेंट को देखिए। वायरल डिजीज़, अब यहाँ पे हॉग कोलेरा, हॉग जो टर्म है वो स्वाइन्स के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो हॉग अगर स्वाइन्स के लिए आ रही है तो स्वाइन्स के लिए जा रही है, इसको अपन सही बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सही। सेकंड, इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस। अब कॉलेरा के नाम से, अब कॉलेरा यूजुअली अपन देखते हैं नॉर्मल कॉलेरा, तो वो भी वायरल डिजीज़ है। अगर उसका आइडिया है तो अपन यहाँ पे लगा सकते हैं कि हाँ जी वायरस से होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो 1 और D अपने को देखना है। अब बस इतना सा देखना है कि ये ह्यूमंस को हार्म करती है कि नहीं। तो बेसिकली ये एक केवल और केवल स्वाइन्स को हार्म करती है, ह्यूमन को नहीं करती। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा D, ठीक है। तो इसको अगर अपन रिवाइज करें क्विकली तो ये क्या है, ये एक क्लासिकल स्वाइन फीवर है। क्लासिकल स्वाइन फीवर मतलब स्वाइन्स में होने वाली फीवर, जिसको हॉग कोलेरा कहते हैं। ये कंटेंजियस वायरल डिजीज़ है जो कि डोमेस्टिक और वाइल्ड स्वाइन दोनों को इन्फेक्ट करती है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो वायरस है इसका जीनस पेस्टिवायरस होता है, जो कि फैमिली फ्लेविविरिडाई का पार्ट है, ओके। और ये जो है बीमारी कौन सी, हॉग कोलेरा, ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करती, पर फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे एडवाइस दी जाती है कि आप इस बीमारी से बच के रहो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि कल्याण अभियान के रेफरेंस में अगर अपन देखें तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। Second statement, one of the activity promoted and there the abhiyan includes distribution of the soil health cards to all farmers। इसमें एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें ये प्रमोट किया जाता है इस अभियान के ड्यूरिंग कि सभी फार्मर्स को सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, ऑल फार्मर्स, ये थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड जा रहा है, तो अपन यूजुअली क्या करते हैं एलिमिनेशन पार्ट लगाते हैं, बट यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट जैसा कि कृषि कल्याण अभियान है तो खेती से रिलेटेड हो, तो ये अपन थोड़ा गैस लगा सकते हैं, और पढ़ा हुआ तो बहुत ईजी है फिर तो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इसका स्टेटमेंट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब इसके बारे में आप थोड़ी सी बात सुन लीजिए। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का प्रोग्राम है जो 2018 में लॉन्च हुआ था। इसका एम क्या है, टू एड, असिस्ट एंड एडवाइज फार्मर्स टू इम्प्रूव देयर फार्मिंग टेक्निक्स एंड इंक्रीज देयर इनकम। उनकी इनकम बढ़ाना, कैसे फार्मिंग टेक्निक्स को आप इम्प्रूव कर सकते हो, और उनको एड, असिस्ट और एडवाइज, उनको एडवाइस भी दी जाती है। दैट मीन्स कि आप कौन सा बीज यूज़ करो, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करो, कैसी क्वालिटी की आपकी मिट्टी है, कितना ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, तो आप कौन सी फसल को अगर ग्रो करोगे तो आपको मिनिमम वाटर के अंदर आपको आउटकम मिल जाएगा, या इस फसल की इतनी डिमांड है वाटर की जो कि आप फुलफ़िल कर सकते हो। ऐसी चीज़ों के अंदर एडवाइस और एड की जाती है, ओके। इसमें वेरियस एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अपन ने अभी देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड्स टू ऑल फार्मर्स। सभी फार्मर्स को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है, ओके। नंबर 2, इसमें 100% कवरेज ऑफ बोविन वैक्सीन फॉर फुट एंड माउथ डिजीज़ भी है, कि जितने भी विलेजेस हैं इंडिया में, उन विलेजेस के अंदर फुट टू माउथ डिजीज़, फुट एंड माउथ डिजीज़, ये भी वायरल डिजीज़ है जिसकी वजह से पैरों पे और मुंह पे प्रॉब्लम आती है। बोवाइन जो भी दूध देने वाले दुधारू पशु होते हैं उनके, तो उनको भी क्या करते हैं, ये
कवर करती है कौन सी, अपना प्रोग्राम कृषि कल्याण अभियान। ओके, और इसके अंदर कवरेज के अंदर में शीप भी आती हैं, गोट्स भी आती हैं, और सीप और गोट्स जिनके पीपीआर, एक और कंटेंजियस वायरल डिजीज़, ठीक है, एक तो फुट एंड माउथ डिजीज़, एक पीपीआर। पीपीआर का फुल फॉर्म क्या है, पेस्ट देस पेतिस रुमिनेंट, मतलब रुमिनेंट्स के अंदर ये बीमारी होती है दोनों, तो उनके लिए भी कवरेज पूरा दिया गया है। इसमें मिनी किट ऑफ पल्सेस और ऑयल सीड भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मिनी किट्स ऑफ ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। तो इस तरीके से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये 2018 में लॉन्च हुआ, क्या, कृषि कल्याण अभियान 2018 में लॉन्च हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसमें सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सभी फार्मर्स को। इसमें बोविन वैक्सीन भी प्रोवाइड किया जाता है सारे विलेजेस में, जितने भी बोविन कैटल्स हैं, ठीक है, जिनके फुट टू माउथ डिजीज़ होने के चांसेस हैं या फिर होया हुआ है। और शीप और गोट्स को भी पीपीआर इरेडिकेशन के लिए वैक्सीन प्रोवाइड किया जाता है, जिसको गॉट प्लेग भी बोला जाता है। और मिनी किट्स प्रोवाइड किए जाते हैं फार्मर्स को पल्सेस और ऑयल सीड्स के। ओके, और इसके अंदर बैम्बू प्लांट एट 5 पर फैमिली, लोकेशन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। उसके बाद में बैम्बू प्लांट्स भी दिए जाते हैं। फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर को भी बेटर, मतलब जनरली अपन कह सकते हैं, बस इसमें इंपॉर्टेंट है कृषि कल्याण का नाम आने के बाद में कुछ फुट टू माउथ डिजीज़ और पीपीआर जो कि गॉट प्लेग है, उसकी भी ट्रीटमेंट की इसमें एक तरीके से प्रोविज़न है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवर्स वैक्सीनोलॉजी ये क्या है? अब देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। ए, द एग्जामिनेशन ऑफ जेनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई नोवेल एंटीजन। देखो, किसी भी पर्टिकुलर ये एग्जामिनेशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म के ऑर्डर का पता किया जाता है कि कौन कौन से एंटीजन और एपिटॉम्स हैं जो कि किसी एक वैक्सीन को डेवलप करने में किया, मतलब वैक्सीन है उसकी आपने रिवर्स इंजीनियरिंग की, वो की जा रही है। दूसरा, इस रिवर्स वैक्सीनोलॉजी में केवल प्रोटीन पे टारगेट किया जा रहा है। पहला और दूसरे में से कौन सा सही है ये सोचिए, या फिर ये दोनों सही है या फिर एक भी सही नहीं है। सोचिए इसका आंसर। इसका आंसर है सी, ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं कि रिवर्स वैक्सीनोलॉजी के अंदर रिवर्स वैक्सीन बना हुआ है, उसका रिवर्स आप टेस्टिंग करते हो, एनालिसिस करते हो, जिसमें एंटीजन और एपिटॉम्स के बारे में स्टडी करते हो, और इसमें मेन टारगेट क्या होता है, प्रोटीन। अब पहले जो वैक्सीनोलॉजी होती थी, ट्रेडिशनल वैक्सीनोलॉजी, उसमें क्या होता था, वैक्सीन की जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अलावा बायोमोलिकुलर भी टारगेट किया जाता है, जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स का भी पता किया जाता है। पर रिवर्स वैक्सीनोलॉजी अभी जो लेटेस्ट चल रही है उसमें क्या कर रहे हैं अपन, केवल प्रोटीन को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली एक सेलिब्रेशन था, वो न्यूज़ में था, वो था खोंगजोम डे। खोंगजोम डे ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? असम से, अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से या फिर मिजोरम से? ये एसोसिएटेड है मणिपुर से। ओके, बेसिकली हुआ क्या था, 1891 में एंग्लो मणिपुरी वॉर हुआ था, जो कि 23 अप्रैल को फाइट हुई थी। 23 अप्रैल को, ठीक है, 1891 एंग्लो मणिपुरी वॉर ये हुआ था। ठीक है, और उस बैटल के अंदर बहुत से सेक्रीफाइसेस दिए थे वहाँ के लोगों ने ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करते हुए। ठीक है, उन अपनी खुद की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है खोंगजोम डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? गूगल, फेसबुक, स्पेसएक्स या फिर नासा? आप बता सकते हैं। इसका आंसर है सी, स्पेसएक्स के द्वारा ये चलाया जा रहा है। तो बेसिकली स्पेसएक्स है क्या? स्पेसएक्स वर्ल्ड की लीडिंग प्राइवेट कंपनी है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड है, और इन्होंने एक टारगेट किया है कि लो अर्थ ऑर्बिट जिसकी हाइट अप टू 2000 किलोमीटर्स तक होती है, वहाँ तक एक पूरा नेटवर्क स्टैब्लिश किया जाएगा सैटेलाइट्स का, और उससे क्या किया जाएगा,
इंटरनेट कनेक्टिविटी दिया जाएगा पूरे वर्ल्ड को, रिमोट एरियाज़ में भी, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो मान लो जंगल वाला एरिया हो गया, छत्तीसगढ़ वाला रीजन हो गया, तो रिमोट एरियाज़ के अंदर भी एक तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, हिमालयन रीजन हो गया, ठीक है। इसमें टोटल 12,000 सैटेलाइट्स का एक टारगेट लिया है स्टारलिंक नेटवर्क में, जिसमें लगभग 122 सैटेलाइट्स ऑलरेडी अनाउंस किए जा चुके हैं स्पेसएक्स के द्वारा, ठीक है। तो स्पेसएक्स ने स्टारलिंक नेटवर्क है क्या, ये वर्ल्ड ओवर होल वर्ल्ड को कवर करने की बात है, इंटरनेट कनेक्शन सैटेलाइट्स के थ्रू, और किस कंपनी का है ये, स्पेसएक्स का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन, अरोकोथ, ये न्यूज़ में रहा, ये क्या है, क्या ये कोई मेडिसिनल प्लांट है, या फिर कोई नई सुपर अर्थ है जो इसरो ने पता की है, या कोई इन्वेजिव स्पीसी है जो कि ईस्टर्न घाट में है मिलती है, या फिर कॉस्मिक बॉडी है जो कि क्यूपियर बेल्ट में लोकेटेड है। इसका आंसर है डी, ये कॉस्मिक बॉडी है। बेसिकली आपने सुना होगा अल्टीमा थुले का नाम, तो अल्टीमा थुले का नाम बदल के ही अरोकोथ किया है, जो कि यूएस की लोकल लैंग्वेज में स्काई को बोलते हैं अरोकोथ, ओके। तो नासा ने ये नाम चेंज किया है, अल्टीमा थुले का क्या कर दिया, अरोकोथ। इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि थुले जो नाम है वो नाजीज से एसोसिएटेड है, जो कि पास्ट के अंदर एक यूज होता था, और क्यूपियर बेल्ट की अगर अपन इस वजह से थुले नाम हटाने के चक्कर में क्या कर दिया, अल्टीमा थुले का नाम चेंज करके कर दिया अरोकोथ, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अरोकोथ के बारे में। ये क्यूपियर बेल्ट में लोकेटेड है, जो कि आउटर मोस्ट रीजन है अपने सोलर सिस्टम का। जैसे यहाँ पे सन है, इसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स हैं वो सर्कल कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल आउटर मोस्ट जहाँ पे सन एनर्जी बहुत मिनिमम जा पाती है, और यहाँ पे क्या होती है, वाटर जो है वो आइस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से इस वाले रीजन को आईसी बेल्ट भी बोलते हैं, क्यूपियर बेल्ट भी बोलते हैं, जो कि अपने सोलर सिस्टम का आउटर मोस्ट पार्ट है। तो इस तरीके से आज के अपन ने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए, बहुत ही एलेबोरेटली मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।